हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता है हम लुसेंट से कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं लुसेंट को। तो लुसेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सीएजी कैग के बारे में, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करूँ मैं आपसे अगर पूछूँ तो मैं आपसे पूछूं कि पॉलिटिकल साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन है। अगर नॉर्मल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो भी आप बोलोगे पार्लियामेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछूंगा तो भी आप बोलोगे पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कोई भी पॉलिटिकल साइंस का जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका 1/5 या 1/4 आप रख लीजिए पार्लियामेंट से ही पूछे जाएंगे। 1/5 या 1/4 पार्लियामेंट से ही पूछे जाएंगे। तो आपके अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो उसमें से मान के चलिए 2 क्वेश्चन या 2.5 क्वेश्चन या 3 भी क्वेश्चन पार्लियामेंट चैप्टर से आएंगे। तो आपको पता है कि हमारे बुक में जो कि लुसेंट में पार्लियामेंट को दिया है सब कुछ, लेकिन थोड़ा अरेंज नहीं किया गया है। तो हम थोड़ा, हमारा क्या काम है यहाँ पे, थोड़ा अरेंज करके आपको बताएं ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो हम थोड़ा अरेंज करते हैं, अरेंज करके बताते हैं। तो आपके बुक में जैसे मैं लुसेंट की बात करूं तो लुसेंट में सबसे पहले बताया गया कि पार्लियामेंट में क्या क्या है, उसके बाद फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद सेशन वगैरह की बताया गया है। उसका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है। उसके बाद चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के प्रिविलेज, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मनी बिल, फाइनेंस बिल, सब कुछ। तो इन सब को हम अरेंज करके बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे पहले मैं बता दूं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 चीज़ अच्छे से। सबसे पहले बेसिक बात डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट के ड्यूरेशन वगैरह, मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। चलो, कैसे वैकेंट होता है सीट, ये सब डिस्कस करेंगे। ओथ वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलो, सबसे पहले बात करें पार्लियामेंट में है क्या क्या। तो पार्लियामेंट में आपको लगेगा सर पार्लियामेंट में 2 चीज़ है, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन ये गलत है। सिर्फ लोकसभा नहीं है, राज्यसभा और लोकसभा नहीं, इसके अलावा प्रेसिडेंट भी है। क्लियर। पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग बॉडी बोलते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने बॉडी। क्लियर। तो जो हमारी, जैसे आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे संविधान में, तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो है पार्लियामेंट। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसके अलावा जुडिशियरी बॉडी। इन तीनों के बीच क्या होती है, इन तीनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। पार्लियामेंट किस पार्ट में आती है, पार्ट 5 में आती है। आर्टिकल क्या क्या दिया हुआ है, 79 से लेकर 122 आर्टिकल तक दिया हुआ है पार्लियामेंट के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, पार्लियामेंट में 2 बॉडी है, राज्यसभा और लोकसभा। इन दोनों का नाम पहले था अपर हाउस, लोअर हाउस, लेकिन इसका नाम 1954 में इंग्लिश टू हिंदी कर दिया। पहले क्या था, अपर हाउस, लोअर हाउस, लेकिन 1954 में क्या किया गया, इसका नाम इंग्लिश टू हिंदी अब राज्यसभा, लोकसभा कर दिया गया। क्लियर। इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको लोअर हाउस, लोअर। क्लियर, लोअर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले अब दोनों हाउस में से एक एक हाउस के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके बुक में ये दिया है, उसके बाद आपके बुक में कुछ फंक्शन बता दिया हुआ है कि पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है। जैसे कैबिनेट प्रोवाइड करता है, जैसे पार्लियामेंट में जो बहुत सारे बॉडी में MP चुन के आते हैं, तो इन्हीं MP में से कैबिनेट बन के जाते हैं, क्योंकि इन्हीं MP में से, क्योंकि आपको पता है MP है लेजिस्लेचर, इसी लेजिस्लेचर में से कुछ लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता है। आपको पता है ऑलमोस्ट 15% MP मिनिस्टर बनते हैं। तो इन्हीं मिनिस्टर हो गए क्या, एग्जीक्यूटिव, और इन्हीं एग्जीक्यूटिव में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट में जाते हैं। तो सिंपल बात है ना कि पार्लियामेंट से ही कैबिनेट बनता है। और इवन कैबिनेट कोई भी डिसीजन लेते हैं उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में भी होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पार्लियामेंट कंट्रोल करता है कैबिनेट को।
क्लियर। और कैबिनेट कोई गलत वाला डिसीजन लेता है तो क्रिटिसिज्म भी पार्लियामेंट करता है, क्योंकि कैबिनेट में सिर्फ वो मेंबर होते हैं जो जिसकी अभी सरकार है, लेकिन पार्लियामेंट में तो सरकार, अपोजिशन, बाकी सारी पार्टियां भी ना होगी, तो ये कंट्रोल भी करेगी, अपोज भी करेगी, क्रिटिसाइज भी करेगी, सब कुछ करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब चलिए हम चलते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा और क्वेश्चन बनने लगे। चलो ध्यान देना, काफ़ी मैं सिंपल चाहता तो आपको थ्योरी से करा देता, मेरे पूरा नोट्स बनाए हुआ, आप बोलोगे तो मैं भेज दूंगा, काफ़ी बेहतरीन नोट्स बनाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है पहले समझाना आपको ज़रूरी हुआ तो मैं स्लाइड भेज दूंगा, बुक तो आपके पास है ही, तो इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं राज्यसभा के बारे में। क्लियर। राज्यसभा में ध्यान दीजिए मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकता है, मैक्सिमम 250 मेंबर। क्लियर। लेकिन अभी कितना है, एट प्रेजेंट 245 है। 245 में से 229 जाएगा कहाँ से, स्टेट से। उसके बाद 4 मेंबर आएंगे यूटी से। उसका 12 मेंबर कहाँ से आएंगे, नॉमिनेट होंगे। अब कुछ चीज़ें हमें यहाँ से क्वेश्चन बनाने वाले चीज़ याद रखने, स्टेट से आएंगे, लेकिन किस स्टेट से कितना मेंबर आएगा, यानी एलोकेशन ऑफ सीट, किस स्टेट से कितना होगा एलोकेशन ऑफ सीट्स, किस स्टेट से क्यों यूपी से 31 आएगा, उसके बाद क्यों बाकी स्टेट से कम आएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स कहाँ किस शेड्यूल में पता चलता है, 4th शेड्यूल में। क्लियर। तो आप बोलेंगे सर 4th शेड्यूल का मतलब है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स का मतलब 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है, यानी कि किस स्टेट से कितना मेंबर आएगा। तो अगर 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट करना हो, कोई बदलाव करना हो अमेंडमेंट, तो क्या करना होगा भाई, आपको पता है आर्टिकल 368 में 2 टाइप की मेजॉरिटी लिखी है, एक सिंपल है स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा है क्या, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट। क्लियर। तो जो आपको अगर 4th शेड्यूल में बदलाव करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, मैं स्पेशल मेजॉरिटी बता चुका हूँ, लेकिन इसके अलावे आधा स्टेट की मंजूरी भी चाहिए, मतलब टोटल 28 स्टेट है, इसमें से 15 स्टेट की मंजूरी चाहिए, आधा से थोड़ा ज़्यादा, 50% + 1 तो 20। क्लियर। चलो 15 स्टेट की मंजूरी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। चलो अब देखते हैं 4 सीट यूटी से आ रहा है, तो अब बोलोगे भैया टोटल 8 यूटी है, कैसे कैसे आधा आधा करोगे। भाई मैं सिर्फ उसी यूटी से सीट लूँगा जहाँ पे असेंबली है, तो अभी तक तो सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के पास था, लेकिन आप देखो जे.एन.के का जब से विभाजन हुआ है ना, तब से कोई लोकसभा का चुनाव ही नहीं हुआ या राज्यसभा का, तो उसके बारे में अभी कहीं डिटेल में दिया ही नहीं है, इवन हर बुक में यही अभी तक दिया है। बुक में जब आएगी, जब पूरा चेंज होगा, क्योंकि बुक वाले भी अभी नहीं छापते, क्योंकि अभी तक एक बार भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर से ले रहे हैं, तो अभी तक दिल्ली एंड पुडुचेरी से ही 2-2 सीट है, जब बदलाव होगा, अमेंडमेंट होगा तब हम बताएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और 12 लोग हैं जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं, किस किस बेसिस पे, किस किस स्पेशलाइजेशन पे, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस। ध्यान देना, साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, कोई दिक्कत नहीं है। अब राज्यसभा के मेंबर का एज कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, 30 साल होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इनका चुनाव होता है, राज्यसभा के लोगों का चुनाव होता है, वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले चुनते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले। जरूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटिव वाले में मतलब वो पहले एमएलए हो, जरूरी नहीं है भाई कि एमएलए हो, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मन होगा जिसको चुनने का, ये जिनका मन होगा जिनको भेजने का उसको भेज देते हैं। वाया देखो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जरूरी नहीं वो बंदा एमएलए हो। चलो, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनता है कैसे, वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान देना, वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में मैं डिटेल में कभी बताऊंगा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, लेकिन अभी ये समझ लीजिए, सिंपल समझिए, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे चलते हैं। हाँ, ये अभी तक राज्यसभा में कोई इशू नहीं है, राज्यसभा में कोई इशू नहीं है। राज्यसभा का देखो, अब एक चीज हम और बता देते हैं। हाँ,
अभी जो हमने देखा 12 नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाने की बात आती है, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट की बात आती है, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर कब पार्टिसिपेट नहीं करते? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो क्या भैया वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ भाई हाँ करते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो और क्या है, मैंने बता दिया इनका जो एज होता है 30 साल होता है। और देखो क्योंकि आपको पता है राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग बॉडी है, कभी भी डिजॉल्व नहीं होती, जो लेकिन हर 2 साल बाद, ध्यान देना, हर 2 साल बाद क्या होता है, हर 2 साल बाद ऑलमोस्ट 1/3 मेंबर क्या करते हैं? हटते हैं। 1/3 मेंबर को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, कंटिन्यूइंग बॉडी है, लेकिन हर 2 साल बाद जो 1/3 मेंबर है उनको हटाया जाता है। और जो ड्यूरेशन होती है इनकी होती है 6 ईयर। क्लियर? मेंबर की ड्यूरेशन होती है 6 ईयर। और मैक्सिमम देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राज्यसभा में सबको 6 ईयर, मैं मैक्सिमम की बात करूँ, मैक्सिमम 6 ईयर हो सकता है और 2 साल में ही हट गया, हो साल और 4 साल में ही हट गया, लेकिन हर 2 साल पे 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा भले ही परमानेंट बॉडी है, कोई डिजॉल्व नहीं होती है, लेकिन 1/3 मेंबर को मतलब कि रिटायर करवाना पड़ता है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं। अब आगे एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं। देखो लोकसभा में आपने ऐसा सुना होगा कि लोकसभा में एसटी और एससी का रिजर्वेशन होता है। तो ये करंट अफेयर्स का 2 चीज़ है। क्या राज्यसभा में ऐसा सवाल उठे थे, क्या राज्यसभा में भी रिजर्वेशन होता है? बिल्कुल भी नहीं, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। और एक और चीज़, जब नॉर्मल लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है तो एक बैलेट पेपर में एक लास्ट में होता है नोटा भी होता है, नन ऑफ द एबव वाला। क्लियर? क्या राज्यसभा में भी ये लागू होना चाहिए? भाई बिल्कुल भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल रखा है। दोनों चीज़ करंट में बहुत ज़्यादा इशू में चल रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया 2 चीज़। और आप बोलोगे भैया जो आपने यहाँ पे बोला जो मैक्सिमम 6 ईयर वाली बात, कि मैक्सिमम 6 ईयर तक राज्यसभा वाले मेंबर रह सकते हैं, क्या संविधान में लिखा हुआ है? नहीं भाई, ये रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा हुआ है। और कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम चलते हैं लोकसभा में। राज्यसभा की इतनी ही बातें हैं। चलिए तो राज्यसभा में हमने क्या क्या देखा? एक तो देखा कि कितने मेंबर होंगे, नॉमिनेटेड कौन कौन होंगे, स्टेट से कौन कौन आएगा, स्टेट से जो आएगा वो किस शेड्यूल में लिखा हुआ है। उसके बाद हमें क्या क्या देखना था? इलेक्शन कैसे होता है, कंटिन्यूइंग बॉडी है, कोई डिजॉल्व नहीं होती, 1/3 मेंबर हर दूसरे साल क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, मैक्सिमम 6 साल रह सकते हैं। ये सब हमने देखा। उसके बाद और बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्लियर? लोकसभा में जो एमपी होते हैं ना, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भाई कोई एमपी अगर मेरे कंस्टिट्यूएंसी से गया हो तो हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन राज्यसभा में कोई बंदा कहाँ से जा रहा था? राज्य से जा रहा था, स्टेट से जा रहा था। तो राज्यसभा के मेंबर अपने पूरे के पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन लोकसभा में जो मेंबर जाएंगे वो अपने एरिया में बसे हुए पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे। पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एरिया के नहीं, पीपल के, लोगों के, आम लोग के रिप्रेजेंटेटिव, उनके कंस्टिट्यूएंसी में, उनके विधान क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन राज्यसभा किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे? बिहार के, यूपी के, झारखंड के, इसके रिप्रेजेंटेटिव हुए। लेकिन ये लोकसभा में हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। चलो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर 550 हो सकता है, लेकिन अभी कितने हैं? 543। क्योंकि 530 तो आपको पता है स्टेट से होगा, 13 है यूटी से। उसके अलावे भाई 2 पहले क्या था? एंग्लो इंडियन। लेकिन आपको पता है क्योंकि एंग्लो इंडियन के बारे में ऐसा बात किया गया था कब?
95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कि भाई एंग्लो इंडियन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हम 2020 के बाद हटा देंगे, तो अब सच में हटा दिया गया है भाई, इसको हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन नहीं होता। तो आप बोलोगे भैया अगर इसको हटाया गया, कब हटाया गया? क्योंकि इस समय तो बात चली थी कि हम हटा देंगे, लेकिन 2020 में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत? भाई 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो चलो, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मल आम पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, अपने एरिया में रहने वाले पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वहाँ पे वोट कौन देते हैं? सब लोग वोट देते हैं जिसका एज 18+ हो। तो आप बोलोगे भैया कुछ समय पहले, आज से मतलब स्टार्टिंग में तो 21 साल था। हाँ भाई, स्टार्टिंग में 21 साल था, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद इसको क्या कर दिया? 18 साल कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ, इतने क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लोकसभा में बात कर ले। लोकसभा में आम लोग वोट देते हैं। लोकसभा में अब कोई नॉमिनेशन नहीं होती। नीचे हो जा भाई। हाँ, अब देखो, लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में जो मेंबर होते हैं उनका एज कितना होना चाहिए? मिनिमम 25 होना चाहिए। लोकसभा डिजॉल्व कर लेती है 5 साल बाद। क्लियर? अगर 5 साल के बाद भी चला, किस कंडीशन में 5 साल से एक्सटेंड हो सकता है भाई? इमरजेंसी के सिचुएशन में 1 साल एक्सटेंड हो सकता है, एक बारी, कई बारी एक्सटेंड हो सकता है इमरजेंसी के सिचुएशन में। लेकिन मान लो एग्जांपल लेते हैं, 5 साल से 6वां साल करना है तो हमें इमरजेंसी लाना होगा। लेकिन जिस दिन इमरजेंसी हट गया, इमरजेंसी सीज हो गया, मान लो इमरजेंसी सीज हो गया, इमरजेंसी सीज होने के 6 महीने बाद, इमरजेंसी सीज होने के 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाना होगा लोकसभा का। क्लियर? इमरजेंसी सीज होने के 6 मंथ तक आपको इलेक्शन करवाना होगा। तो इसमें कोई बात नहीं। लोकसभा के हम देख लेते हैं, मैक्सिमम 5 ईयर हो सकता है। एक्सटेंड तभी कर सकते हैं जब इमरजेंसी होगा, एक्सटेंशन देख सकते हो। उसके अलावे अगर कोई किसी के गवर्नमेंट है, कोई पार्टी है, उसकी मेजॉरिटी बीच में चली गई तो लोकसभा डिजॉल्व हो सकता है। तो आप बोलोगे लोकसभा को डिजॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं भाई, प्रेसिडेंट। आप यहाँ पे स्पीकर का नाम नहीं ले सकते, प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट जो डिजॉल्व किया है लोकसभा को, क्या वो डिजॉल्व जो करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है? भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर? मेंबरशिप हमने समझ लिया। इसके मेंबरशिप का एज है 25 और राज्यसभा के 30। इतना क्लियर है? हाँ, अब देखो, क्वालिफिकेशन इनका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बस सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, यही सब है। और चलो, और ओथ किसके सामने लेते हैं? ओथ कोई भी ऑफिसर, जैसे कोई एमपी होते हैं, मतलब कोई ऑफिसर होते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं, एमपी लोग जब नॉमिनेशन दायर करते हैं उससे पहले भी ओथ लेते हैं। ध्यान देना, अलग अलग नॉमिनेशन हो रहा है। पहले मान लो किसके सामने ले रहे हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं, 3 बार लेते हैं। एक बार ओथ लेते हैं जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए, सेकेंड बार जब एमपी बन गए, थर्ड बार जब मिनिस्टर बन गए। क्लियर? पहली बार लेते हैं किसके सामने? पहले बार लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई ऑफिसर दायर किया होता है, उनके सामने। सेकेंड बार जब एमपी बन जाते हैं तो स्पीकर के सामने लेते हैं। थर्ड बार जब होती हैं, थर्ड बार वो किसके सामने लेते हैं? प्रेसिडेंट के सामने। क्लियर? स्पीकर में वो इंटरिम स्पीकर, जो टेम्परेरी स्पीकर नहीं होते, उसके सामने भी ले सकते हैं। जब स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए नहीं टेम्परेरी स्पीकर बनाया जाता है, उनके सामने भी ले सकते हैं। चलो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक और डिस्क्वालिफिकेशन है इसमें, जैसे एक और क्वालिफिकेशन है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले पोस्ट पे नहीं होनी चाहिए। ये सब बात है। चलो, अब देखते हैं, अब है डिस्क्वालिफिकेशन का।
क्लियर। अभी एक सेकंड मैं देख ले रहा हूँ आपके बुक में और क्या क्या दिया है। ये हम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दिए हैं क्योंकि आपके बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो अभी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करते क्योंकि बुक में आपके डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दिया है। पहले हम क्या कर लेते हैं, आपके बुक के हिसाब से चल रहे, तो यानी हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में बेसिस डिस्कस कर चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बता दिया लोकसभा में क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, लेकिन राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं हो। लोकसभा में भी सिर्फ किसको मिलता है रिजर्वेशन, एससी और एसटी को। एससी को कितना मिला है 84 सीट, एसटी को कितना मिला 47 सीट आउट ऑफ 543। क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम डिस्कस करते हैं सेशन के बारे में। सेशन के बारे में आपके बुक में दिया है। सेशन के बारे में जैसे ही हम डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन। पहले सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपके बुक में यही दिया हुआ है। सेशन भाई बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही आसान। मैं आराम से बताता हूँ, आप आराम से सुनो। सेशन कर लेते हैं ना, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। चलो सेशन वाला करते हैं, ध्यान से देखना। ये देखो, सबसे पहले सेशन, सबसे पहले सेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, समन करना है। शमन, शमन, शमन मतलब सब लोग आके अब बैठ गए। क्लियर। समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट शमन। क्लियर। मान लो नई सरकार बन रही है, पहली बार समन करें, समन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। समन के बाद कुछ दिन काम वगैरह चलता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सेशन। काम चला। शमन का मतलब है सब लोग बैठ गए, उसके बाद काम चला। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना इतने में। यानी सबसे पहले शमन होता है, उसके बाद काम चलता है। काम चलने के बाद मान लो काम चलने के बाद क्या होता है, प्रोरोगेशन होता है। प्रोरोगेशन का मतलब भाई सेशन खत्म। मान लो समन हुआ, मान लो एग्जांपल लेते, बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो भाई। सबसे पहले कुछ दिन के लिए समन किया, समन किया मतलब काम स्टार्ट, प्रेसिडेंट किया। उसके बाद सेशन चला, मान लो 2-3 महीने 3-4 महीने काम किया। क्लियर। डेली खत्म होता है, उसको हम नहीं बोल सकते प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब सेशन खत्म, प्रोरोगेशन, सेशन खत्म हो गया, काम हो गया, आप जा रहे हो, आराम से घर पे बैठो, कुछ दिन आराम से करना। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद होता है रिसेस। रिसेस, आराम से घर पे बैठो भाई। रिसेस का जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए ना रिसेस का, वो 6 मंथ होना चाहिए, क्योंकि अब फिर से आपको समन करना है, फिर से सेशन होगा और फिर से प्रोरोगेशन होगा ना। अब हो सकता है मान लो अब ऐसे करते करते हमारा 5 साल पूरा हो चुका है, तो ये लास्ट वाला प्रोरोगेशन नहीं होगा, लास्ट वाला डिजॉल्व होगा। क्लियर। डिजॉल्व भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट। क्लियर। ये सारे प्रेसिडेंट करते हैं, प्रोरोगेशन भी प्रेसिडेंट, समन भी प्रेसिडेंट, सारे के सारे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। यानी जब भी समन होगी वो प्रेसिडेंट करेंगे, और जब भी हम प्रोरोगेशन होगे तो भी प्रेसिडेंट करेंगे, डिजॉल्व भी प्रेसिडेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेशन 3 टाइप का होता है, एक होता है बजट, और एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। क्लियर। तो समन हुआ, सेशन होता है, प्रोरोगेशन। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास, या तो प्रोरोगेशन करो, सेशन खत्म करो, या तो डिजॉल्व कर लो। अगर पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं, डिजॉल्व करके फिर से इलेक्शन करवा दो ना। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो थोड़ा आसान से समझो, आसानी से। यहाँ पे एक और चीज़ हम समझाते हैं, बिहार ध्यान से सुनना प्लीज। देखो शमन हुआ, शमन के बाद सेशन हुआ। अब सेशन के बाद काफ़ी ऑप्शन होता है। सबसे पहले एक होता है एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट, या सेकेंड हुआ एडजर्नमेंट साइने डाई। उसके बाद होता है प्रोरोगेशन। ध्यान से देखना, मैं सब कुछ एक बता रहा हूँ। और लास्ट में होता है डिजोल्यूशन। क्लियर, क्लियर। अब देखो, अब हाँ देखो सिंपल, यहाँ पे इन दोनों केस में आपने क्या किया, पहले दोनों केस में सिंपल वर्क को सस्पेंड किया है कुछ दिनों के लिए। मान लो अगर एडजर्नमेंट आपने बोला, लेकिन मतलब एडजर्नमेंट मतलब बोला कि आपने काम को रोक दिया, सस्पेंड कर लिया। ध्यान से देखना, लेकिन आपने कुछ दिनों के लिए किया है, फाइनाइट पीरियड के लिए किया है, फाइनाइट पीरियड के लिए किया है।
लेकिन इसमें भी साइने डाई में भी आपने वर्क को तो सस्पेंड किया ही है, काम को रोका ही है, लेकिन आपने कोई डेट नहीं बताया कि कब फिर से मिलेंगे। ये है इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो ये दोनों काम किसका होता है? स्पीकर का। अगर लोकसभा में है तो स्पीकर, राज्यसभा में तो चेयरमैन। समझ में आया? बताइए। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कि काम को ये भी सस्पेंड करा। मान लो इस काम को सस्पेंड करा कि भाई आज बंद करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ये क्या कह रहा है? काम को सस्पेंड करे लेकिन बताया नहीं कि कब मिलेंगे, नहीं बताया भाई। समझ रहे हैं? दोनों में अंतर समझ रहे? तो ये दोनों काम किसका है? स्पीकर का। भाई प्रेसिडेंट रोज रोज थोड़ी आएंगे। अब प्रोरोगेशन में क्या होता है? प्रोरोगेशन या डिजॉल्व, ये दोनों काम है प्रेसिडेंट का। ये कंफ्यूज हो सकते हो आप, आपको लगेगा सारे के सारे प्रेसिडेंट, नहीं, ये वाला और ये वाला स्पीकर। अगर लोकसभा में है, राज्यसभा में चेयरमैन। क्लियर? लोकसभा में स्पीकर होता है ना, और राज्यसभा में चेयरमैन। लेकिन प्रोरोगेशन और डिजोल्यूशन, मान लो एग्जांपल लेते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई बोल दिया, इसका मतलब है कि भाई कब मिलेंगे पता नहीं। तो जैसे ही प्रेसिडेंट को खबर होता है कि यार ये इसने ऐसा एडजर्नमेंट किया है कि पता ही नहीं कब मिलेगा, तो प्रेसिडेंट चुपके से क्या करता है? प्रोरोगेशन घोषित कर देते कि चलो चलो अब कुछ दिन के लिए तुम लोग आराम कर लो, रिसेस कर लो, रेस्ट कर लो। यानी प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या कर देता है? प्रोरोगेशन। जैसे ही प्रेसिडेंट को चुपके से पता चलता है ओ एडजर्नमेंट साइन डाई किया है, तो चलो हम प्रोरोगेशन कर देते हैं। प्रोरोगेशन कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है और दे डू, जब मतलब सेशन में है तो कर दिया। क्लियर? और मान लो एग्जांपल लेते हैं, डिजॉल्व कब करते हैं? जब 5 साल पूरा हो गया, तब 5 साल पूरा हो गया यार, लोकसभा के लाइफ को एंड कर दो, हम फिर से इलेक्शन करवा लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन क्या डिजोल्यूशन राज्यसभा लोकसभा में दोनों में होता है? नहीं भाई, सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा तो कंटिन्यूइंग बॉडी है ना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब देखो, आपसे मैं पूछूं कि एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल है। एडजर्नमेंट में कुछ भी लैप्स नहीं होता है, लेकिन प्रोरोगेशन में क्या लैप्स हो जाता है? नोटिस लैप्स हो जाता है। लेकिन अब मुझसे पूछो डिजोल्यूशन में क्या क्या लैप्स होता है, तो कुछ चीज़ जैसे बिल, रिजोल्यूशन, मोशन, जो भी कमिटी के पास लैप्स है वो सब लैप्स हो जाएगा। भाई इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से लैप्सिंग वाला केस में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो हमारे पास कितना अभी क्या क्या बचा रह गया इस टॉपिक में, इतना हम एंड करते हैं। लैप्सिंग वाला हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। लैप्स वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि कब कैसे कौन सा लैप्स होता है। तो लैप्स नेक्स्ट वीडियो में हम लैप्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा। चलो आगे हम करेंगे, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।